अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम है आज 7 बजे। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज बात होगी सबसे पहले पीटीआई की। आप सभी जानते हैं मुल्की सियासत में जो आज बड़ी तब्दीली आई है, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। कई महीनों के बाद आज तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई को जमानत का रुका जो है वो थमा दिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जहां बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म सुनाया गया। ये जो अहकामात हैं जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने जारी किए और साथ ही अदालत ने यह भी वाजे किया कि बानी पीटीआई ट्रायल का हिस्सा बने, वरना जमानत का ये जो ऑर्डर है ये वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन वापस लेना ले लेना ये तो बात की बात है। फिल वक्त ये पीटीआई के लिए, पीटीआई के अरकान के लिए, लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। उस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे पैनल मौजूद है। हम बात कर रहे होंगे अपने मेहमानों से, जानेंगे कि पीटीआई के लिए ये रिलीफ जो है यही है या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, ख़ासतौर पर तब जब एक बड़ी एहतजाज की कॉल जो है वो दी गई है। शराज हसनात साहब हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। अक्सर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें स्टूडियो में इन्वाइट किया जाए। मेहरबानी उनकी कि टाइम निकालिए। शराज साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर को कौन नहीं जानता है। जब हम प्रेस क्लब की बात करते हैं, सहाफ़ियों के हुकूक़ की बात करते हैं, तो नैयर सुल्ताना जो हैं वो हमेशा पेश रहती हैं। नैयर अली भी इनके इस नाम से भी आप इनको जानते होंगे। नैयर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह, और मोहम्मद नौशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर लाहौर से, हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगी कि शराज हसनात साहब आज हम आपसे करें। आज आप हमारे मेहमान भी हैं, मेहमान ख़ास भी हैं, और ये जो ख़ास खबर पीटीआई के हवाले से आ रही है, मैं चाहूँगी कि इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि इसकी वजूहात भी कुछ ख़ास हैं या नहीं। बस ठीक है, केस चल रहा था, उसमें जो भी एविडेंस थे सामने, जो भी दलाइल सामने थे, उनको रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला हुआ है, न कि एहतजाज की कॉल को सामने रखते हुए। थैंक यू वेरी मच आसमा। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो ये कि हमें इसको हर हाल में कहीं ना कहीं लिंक करना है कि पीटीआई का जो एहतजाज है उससे रेलिवेंट कहीं ना कहीं जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं वो इसके साथ इंटरलिंक ज़रूर हैं। और उस बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से चूंकि गवर्नमेंट इस वक्त रिसीविंग एंड पे है और वो हर हाल में पीटीआई के ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप कर रही है इन एनी वे कि कहीं ना कहीं वो इस एहतजाज को मौखर करें, और गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीफ देना था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज एक रिलीफ मिला है, क्योंकि अभी इसके ऊपर फर्द जुर्मायद होनी है, और इस सूरत हाल में ये बेल का होना एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बिल्कुल भी पीटीआई वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब लास्ट हियरिंग अगर हम इसको कंसिडर करें तो उसमें इट वाज क्वाइट क्लियर कि जिसमें ड्यूटी जज ने, जो उस वक्त लोअर जुडिशरी के जज थे, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि अगली तारीख पे फर्दर जुर्म लगाई जाएगी, और उस वक्त पीटीआई के लॉयर उसको उस तरह से डिफेंड नहीं कर सके थे। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ कंसिडर हो रहा है। और हर हाल में हमें पता है कि जिस तरह आनिया जानिया अली मीन गंडापुर की हैं और बाकियों की चल रही है, चाहे दोनों साइडें इस वक्त ऑफिशियली इसको डिनाई कर रहे हैं, बट द बैक एंड जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, और उसमें एक ही मुतालबा है कि किसी तरह इसको पोस्टपोन किया जाएगा। दूसरी साइड का मुतालबा ये है कि इसको इसमें रिलीफ दिया जाए। ठीक हो गया। मोहम्मद नौशाद अली साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप भी ऐसा ही समझते हैं जैसा अभी फरमाया है शराज हसनात साहब ने? कहीं ना कहीं मामला जो बैकडोर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनकी वजह से बेहतर होते दिखाई देते हैं पीटीआई के साथ। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो टाइमिंग है धरने से 4 रोज कबल ये जमानत हुई है, ये भी बड़ी अहम है। और गुज़िश्ता 2 रोज में आपने देखा कि घंटों की मुलाकातें अली मीन गंडापुर साहब और बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान हुई हैं। तो यकीनन वो जो मुलाकातें हो रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई बात ऐसी है, तो ये मुलाकातें हो रही ना। अदरवाइज सिर्फ धरने की अगर मामला तय करने हो या इhtजाज की बातें करनी हो, तो वो तो पैगामात जो हैं वो बुशरा बीबी के जरिए पहुंच ही रहे हैं, जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। तो शिराज साहब की बात जो है वो काफी हद तक दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि ये बात हमारे इल्म में मौजूद, मतलब हमारे इल्म में है कि ना सिर्फ ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो एक बहुत आला हुकूमती शख्सियत के साथ राब्ते में भी हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और अगर गुडविल जेस्चर के तौर पे ये जमानत हो जाती है तो उससे किसी हद तक उनको ये आस मिल सकती है। मुझे डाउट इस बात का है, देखें इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि क्या इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो एक ऐसा मुअम्मा है जिस पर अभी जो हम कुछ कह नहीं सकते। उसकी फैसल चौधरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है ना, वो कह रहे हैं कि किसी और केस में तो अरेस्ट नहीं है, ये एक यही केस है। वो ये कह रहे हैं कि इसी में अरेस्ट है तो अब तो इनको बाहर आ जाना चाहिए। 62 मुकदमात इस्लामाबाद में है, 54 मुकदमात पंजाब में है। वो गिरफ्तार नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी डालने में
कितना चंद टाइम लम्हे लगता है? दरकार होंगे। अगर आप किसी और केस में मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दें ठीक है। तो फिर ये रोजगार जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर ये जारी भी कर दी जाएगी। ठीक है, नैयर अब अली मसला आपको ये है कि यहाँ से इंटेंशन का पता चलेगा हुकूमत की कि सही। क्या वाकयातन हुकूमत जो है वो कोई ऐसे इकदाम कर रही है या ये जो जो हुँ। जो सामने आई है जमानत, इसके नतीजे में बानी तहरीक इंसाफ को अगर वाकयातन जेल से रिहाई मिलती है तो फिर तो जो 24 का जो एक्चुअली फाइनल कॉल है हुँ। उसका मकसद ही फौत हो जाएगा। उसके नौशाद साहब, मैं मुतालबात कुछ भी हों। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी और मैं आपसे ये ज़रूर पूछूँगी कि ये जिन इक़दामात की आप बात कर रहे हैं, जिनके नतीजे में ये सारे केसेस या जिस रिहाई की हम बात कर रहे हैं कि वो मुतवक्के है कि हो सकती है, वो इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं या वो इक़दामात पीटीआई की जानिब से किए जा रहे हैं, और बाकी इक़दामात भी क्या पीटीआई ही को करने हैं, करेगी नहीं करेगी इस पे मैं बात करूँगी। पहले मैं चाहूँगी नैयर अली साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँ। सवाल मेरा पहले वही है जो मैंने दीगर साहिबान के सामने रखा है। आपको लगता है कि वाक़ईतन मामलात जो हैं वो कहीं न कहीं तय किए गए हैं, उसके नतीजे में आज का ये बड़ा फैसला जो है हमारे सामने आया है? देखिए, मामलात तो हमेशा से तय होते हैं, कहीं बैकग्राउंड पे, कहीं बैकड्रॉप में कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं। मुलाकातें जो हैं वो चल रही होती हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो जिनके तहत जो है वो चल रहे होते हैं मामलात। इवन जिन मामलात पे हमारे सामने जो है वो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, उनमें भी असल में जो है वो पीछे बैकड्रॉप के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ अगर ये बात करें कि जी रिहाई मिल जाएगी खान साहब को, तो मेरा ख्याल है कि रिहाई तो अभी बहुत ऐसा ख्वाब है जिसके ऊपर पीटीआई भी उम्मीद लगाए बैठी है, बहुत सारे और लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन एक जो ढील वाला तासुर है वो ज़रूर मौजूद है और उसके ऊपर ज़रूर काम हो रहा है। और अभी जो रिसेंटली जो मुलाकातें हो रही हैं और जो फेस सेविंग जो पीटीआई को का बहुत देरीना मुतालबा था कि एटलीस्ट हमें इतनी स्पेस तो दें कि हम ब्रीथ कर सकें, एटलीस्ट हमें कुछ फेस सेविंग तो दें, तो उन्हें वो फेस सेविंग दी जा रही है। लेकिन रिहाई इसलिए भी उसका इम्कान कम है क्योंकि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात सामने आई कि केसेस मौजूद हैं और वो केसेस कुछ में जो है वो गिरफ्तारी अभी नहीं डली है, कुछ में जो है वो ज़मानत पहले मिल चुकी है लेकिन उसके मचलके जारी नहीं किए गए हैं। ख़ासतौर पे 9 मई के 5 मुकदमात हैं जिनमें ज़मानत तो मिली है लेकिन उसमें अभी तक ज़मानत के जो मचलके हैं वो जमा नहीं हुए हैं, तो उसमें भी रिहाई का कोई इम्कान जो है वो अभी तक मौजूद नहीं है। रावलपिंडी के कुछ मुकदमात हैं जो कि 4 के करीब जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जिनमें फ़ौरी तौर पर गिरफ्तारी जो है वो अगर कोई रिहाई की बात आती है तो दूसरे केसेस में डाली जा सकती है। हमारे सोर्सेज का ये भी बताना है कि इस्लामाबाद में जो है वो 16 के करीब मुकदमात हैं जो कि मौजूद हैं और उसमें भी गिरफ्तारी डल सकती है। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि गो के पीटीआई बहुत अच्छे से कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो है वो खान की रिहाई जो है उसकी तरफ बढ़ा जा सके, लेकिन धरने की जो धमकी है वो अपनी जगह मौजूद है और धरने की धमकी को जो है वो बारगेनिंग चिप के तौर पर आसमा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता शब जो स्पीकर के साथ जो मीटिंग हुई है पीटीआई रहनुमाओं की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और स्पीकर को ये बात कही गई है हमारे सोर्सेज के मुताबिक कि हमें कुछ थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर फेस सेविंग दें ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ सकें। लेकिन जो मुतालबात हैं वो आपको पता है वो ना पूरे होने वाले हैं कि जी खान की रिहाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाए तो धरना जो है वो मौखर करेंगे, तमाम केसेस ख़त्म करें, जो वहाँ पर फॉर्म 47 वाले हैं बकौल पीटीआई के, उनको जो है वो फौरी तौर पर वहाँ से फारिग करें तो हम जो है वो धरना मौखर करेंगे। तो ये सब ना होने मुतालिबात तो बहुत सारे हैं लेकिन ज़ाहिर है कि उन मुतालिबात में से अभी तक किसी पर हमें अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता है। फिर ऐसी क्या वजह है, काशिफ साहब आप बताइएगा, कि ऐसी क्या बात अचानक से मान ली गई है कि ये इतना बड़ा फैसला जो है पीटीआई के हक में हमें आता हुआ दिखाई दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, मैं आपके प्रोग्राम में तवातुर से एक बात कहता रहा हूँ कि सीबीएम शुरू हैं, सीबीएम कभी होंगे, कभी ब्रेक होंगे, कभी वो ट्रैक पे होंगे, कल हम कभी बात ट्रैक कर रहे पे थे ना, नहीं ब्रेक होंगे। हो गए, तो फिर ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग कैसे आ गई उनके ब्रेक देखें, होने कल के जब बाद? हमने बात की उसके बाद सारा दिन गुजरा, को रातों को मुलाकातें हुई होंगी, को माफियाँ तलाफियाँ हुई होंगी, को गुफ्तगू हुई होगी, कोई ना कोई चीज़ हुई होगी। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो तस्लीम हों या ना हों, ये मामला एक दूसरी तरफ का है। यहाँ पे आप तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो आपको पिस्टल का लाइसेंस मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम बारगेनिंग पोजीशन में तहरीक इंसाफ निचली साइड पे है, वो अपने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करके फारग हो चुकी है। ये जो 24 नवंबर की कॉल है, ये कॉल जो उनसी है ये कोई मुतालबात की तस्लीम होने की नहीं है। बेसिकली ये कॉल उन सीबीएम को दोबारा ट्रैक पे लाने की है जो ब्रेक हो गए। अब जब इस वक्त मैं कहता था कि जी डील और ढील के लिए तकाजा किया जा रहा है, डील और ढील की बात की जा रही है, तो तहरीक इंसाफ के सारे अकाबरीन, उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड हमें लताड़ती थी कि जी कोई डील नहीं होगी, डट के खड़ा है कप्तान, अब सिर्फ करेगा मुज़ाकरात कप्तान।
पहले अकड़ते हैं फिर पाँव पकड़ते हैं। भाई आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, आप सीधी सी बात करें जी ये सियासत है। सियासत का आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि हमने हुकूमत लेनी है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ हरबा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अब नहीं, ऐसा अगर पहले भी अब कभी अगर किसी सियासी जमात ने नहीं कहा तो फिर इनसे कैसे हम वो कर रहे हैं देखिए कि ये कैसे करें? नहीं कहा, रिकॉर्ड की बात है। जिस वक्त भरे मजमू में नवाज शरीफ साहब लड़ताड़ते थे उस वक्त के आर्मी चीफ को, उस वक्त के DGI को, ठीक है, उसके बाद मरियम बीबी ने एक बात कही कि मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी। तो आज खान साहब भी मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी का फार्मूला अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम प्रेशर देंगे तो हमारे से बात होगी और बात का कोई ना कोई रुख होगा, कोई ना कोई चीज़ें आगे चलेंगी। अच्छा अगर डील देखें, डील होना एंड पॉइंट है, डील होना डील का तसलसल है, ये बात समझ लीजिए। डील होगी बहुत एंड में जाके, जब 9 मई की माफ़ी मांगी जाएगी, जब स्क्रीन पे आके कहेंगे कि जी ज्यादती हो गई, नहीं होना चाहिए था, ये वो वैसे ऑफ द रिकॉर्ड लेकिन कहते ये हैं। ढील देना काशिफ साहब, ये जो आप बात करें ना, बिल्कुल हम इसको समझ रहे हैं कि पहले थोड़ी ढील दी जाएगी कि ये लोग डील की तरफ आने शुरू हों। नहीं, मजबूरी confidence- क्या है ढील देने की? मैं चाहूंगी शराद साहब आप इस पे कमेंट कीजिए ना, क्या ऐसी मजबूरी है? ठीक है भाई, केसेस चल रहे हैं, उनको पे सजा हो लेने दीजिए। एक शख्स ने अगर कुछ बुरा किया है, चाहे वो कोई भी केस है, और उसकी सजा बनती है, उसको सजा हो जाए। दीगर पार्टीज हैं, मुल्क चल रहा है, चलता रहेगा। किसकी मजबूरी बनी हुई है इस वक्त PTI के साथ ये सारी ढील का मामला करना, और क्यों सर? आसमा, हमें इस चीज़ को ये रियलाइज़ करना है कि PTI इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है, और हमने इस चीज़ को देखा है कि ना सिर्फ सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, मगर आज भी जब सड़कें भरने की बात होती है तो बेशक पंजाब से निकले ना निकले, KP से बेतहाशा लोग निकलते हैं और वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, जिनको कंट्रोल करना नॉर्मल वे में यहाँ पे पुलिस इंतजामिया के बस के बाद नहीं होती। और अगर उसमें CM KP के नाम वहाँ से निकलें या ना करें तो प्रॉब्ली वो इस्लामाबाद की उन जगहों पे पहुँच के वीडियो भी बना देते हैं और शेयर भी करते हैं कि हम उसी एरियाज पे जो आपने बंद किए हुए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि PTI के वर्कर्स जितने जनूनी हैं और जिस हद तक वो अपनी स्ट्रीट पावर को यूज़ कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और माजी में भी ये मिसालें सामने आई हैं कि जब ये प्रोटेस्टर्स इस्लामाबाद पहुंच गए हैं तो फिर वो धरनों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर वो यहाँ पे बैठे रहे हैं, फिर उन्होंने सर्दी देखी है, गर्मी देखी है, और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ते रहे हैं। तो उस सिनेरियो से बचने के लिए गवर्नमेंट इस वक्त बैकएंड पे मजबूर है। मैं काशिफ की इस बात से एग्री नहीं करता। डेफिनेटली PTI के साथ जो कुछ हुआ, शायद किसी और पार्टी के साथ हुआ होता तो वो कहाँ से कहाँ चली जाती, मगर एक उनकी डिटर्मिनेशन है कि वो स्टैंड किए हुए हैं और अभी भी वो इस पोजीशन पे हैं कि गवर्नमेंट को, यानी डेफिनेटली बैक एंड डायलॉग्स तो चल रहे हैं, मगर वो थ्रेट के साथ अपने प्रोटेस्ट की थ्रेट भी दे रहे हैं कि वी विल बी आउट एंड वी विल सी दैट हाउ यू कैन स्टॉप अस। तो वो गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर है वो दोनों तरफ से है। देखिए PTI भी बैक एंड पे नहीं मान रही और गवर्नमेंट साइड भी बैक एंड पे नहीं मान रही। अगर कम से कम गवर्नमेंट साइड डील दे रही है तो वो कहीं ना कहीं मानेगी ना कि हम कहीं ना कहीं आ रहे हैं यहाँ, ठीक है, हमने कोई रिलीफ दे दिया या बात कर रहे हैं। वो बार बार इसी स्टांस पे आ रहे हैं उनके सारे मिनिस्टर कि प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, फलां हो जाएगी। इकोनॉमी लिंक्स विद द पॉलिटिकल इकोनॉमी। आपकी पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन होगी तो इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, आपकी पॉलिटिक्स ही स्ट्रेंथन नहीं है तो इकोनॉमी ने कहां से स्ट्रेंथन होना है? मुझे बस ये बता दीजिए शराज साहब, आप क्या देख रहे हैं, एहतजाज होगा? देखें, मुझे लगता है कि एहतजाज होगा क्योंकि दैट्स इनिशियल स्टेप विद द गवर्नमेंट हैज सेड। मैं नईर साहबा की बात से इत्तेफाक करता हूं कि खान साहब बाहर नहीं आएंगे। मैं नुशाद की बात से भी एग्री करता हूं कि और केसेस में गिरफ्तारी डलेगी, मगर ये एक गुडविल जेस्चर है दिया गया। देखें, असल लड़ाई 9 मई की माफी पे है। आज PTI माफी मांग ले तो कल हो सकता है गवर्नमेंट में भी आ जाए। काशिफ साहब, देखिए जी, गवर्नमेंट में तो PTI नहीं आती, ठीक है जी। गवर्नमेंट में तो आएगी PTI, पीपल्स नहीं, पार्टी इसीलिए से अभी मिलके। आपकी जानिब आ गए, मुझे पता था आप यही जवाब ठीक है, देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ही आएगी। दूसरी बात यह कि डील लेना मजबूरी है PTI की, डील देने वालों की मजबूरियां खत्म हो गई हैं। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करवा ली, आप जो मर्जी उसके ऊपर आर्गूमेंट थे, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जजेस वो अपने ले आए, ये बात तय हो गई। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हो चुकी, आईनी बेंच बन चुका। देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर जो है ना, इंटरनेशनल प्रेशर, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की तहरीक इंसाफ के दौर में डील हो रही थी, उस वक्त भी इंटरनेशनल प्रेशर इन्वॉल्व हुए थे। जिस वक्त सियासी जमातों से निगोसिएशन होती है, वो चलते चलते कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आते आते टाइम लगता है। आप कैसे, मैं मान लूं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ डील नहीं हुई तो कैसे आ गए हुकूमत में, कैसे टॉपल कर ली चीजें। यहाँ पे आपको दूसरे की हैसियत तस्लीम करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये नहीं करते तो मुझे यह बताएं कि क्यों बानी तहरीक इंसाफ रोजाना कहते हैं सहाफियों से गुफ्तगू में, क्यों उनकी लीडरशिप कहती है कि हम बात करने को तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, पाकिस्तान की खातिर करेंगे उनसे जो रियासती इदारों के लोग हैं, हम उनसे करेंगे जिनके पास पावरें हैं, इनसे नहीं करेंगे। तो सर, जिनके पास, इसका मतलब क्या हुआ
क्या डीजी ISPR ने कहा कि हम सियासी टर्मोइल में फंसे हुए, हम PTI से बात करना चाहते हैं? वो तो कहते हैं जाए जाके सियासी हुकूमत से बात करें। सवाल ये है कि डील उठाना इस वक्त PTI की जिम्मेदारी। PTI ने अपनी पूरी गेम खेली। देखिए PTI की पूरी सीरीज है, जिस वक्त उन्होंने अपना आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की, वहां से शुरू कर लें आप। असम्बली जिस वक्त बिला वजह अदम एतमाद को खत्म करके असम्बली तोड़ी गई, वहां से शुरू कर लें आप। और आज तक 26वीं आईनी तरमीम रुकवाने तक हर हरबा इस्तेमाल किया गया। भाई आप अमेरिकन कांग्रेस को इन्वॉल्व कर लिया आपने कोई घर, कोई दर, कोई दरवाजा छोड़ा नहीं कि आप जिनके पास जाके ना माथा टेका हो कि अल्लाह का वास्ता हमारी जान छुड़ा दे। लेकिन आप 9 मई की माफी मांगने को तैयार नहीं है। क्यों? कि आपने जिस दिन 9 मई की माफी मांगी, आप सियासी तौर पर नुकसान उठाएंगे। उसका स्टांस सिंपल नहीं, लेकिन सियासी तौर पे नौशाद साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सियासी तौर पर तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह से अपने लोगों को, कारकुनों को एहतजाज की कॉल देने के बाद आप साथ ही साथ मुज़ाकरात जो है उसका भी फाइनल राउंड खेलना चाह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोग तो इससे भी डिस्टर्ब हुए होंगे, जो सपोर्टर्स हैं वो तो इससे भी मायूस हुए होंगे, तो फिर माफी मांग लेने में क्या हर्ज है? ये भी कर लीजिए। देखिए, मैं काशिफ साहब की बहुत सी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कुछ इस किस्म का है कि यहाँ पर भी एक यू टर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यू टर्न लिया जा सकता है, माफी मांगी जा सकती है, उसके बाद फिर जो है वो गाली दी जा सकती है। और उन्होंने हर 2 सूरतों के अंदर जो है वो बानी तरीके इंसाफ को चूंकि वो पसंद करते हैं, वो उनके साथ है, इसलिए वो उनकी हर खता जो है वो उसको माफ करने को तैयार भी हैं। इससे पहले भी जो खताएं हुई हैं उन्होंने किसी पे कोई रद्द अमल नहीं दिया। ये अमूमन हमारे यहाँ शऊर की बात होती है। मैंने उस दिन वो देखा था, वो एक टिकटॉक से देख रहा था, उसके अंदर बड़ी दिलचस्प बात कही थी और बड़ी मुझे तो बहुत बेहतर लगी, हो सकता है आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। उन्होंने कहा शऊर ये नहीं होता कि आप मुखालफीन के ऊपर जो है सवाल उठाएं। शऊर, सियासी शऊर ये होता है कि आप अपने सरबराह पे, अपनी जमात के सरबराह जिसको आप लाइक करते हैं उसके ऊपर उंगली उठाएं, उस पर सवाल उठाएं। तो ये जो शऊर की एक लॉजिक दी जाती है ना कि इनको बड़ा शऊर आ गया, वो शऊर अभी दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं है। जब तक आप अपने लीडर पर, अपने पार्टी लीडर पर उंगली उठा नहीं सकते या अपने रहनुमाओं पर उंगली नहीं उठा सकते, तब तक ये सियासी शऊर नहीं होता। ये सियासी जहालत होती है कि आप सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाएं या मुखालफीन पर। अब बात रही कि बानी तरीके इंसाफ माफी मांग लेंगे और उसके बाद वो यू टर्न ले लेंगे, तो भी उनके हालात वही रहेंगे जो पॉलिटिकली हैं, वही मामलात रहेंगे। लेकिन जो इदारे हैं उनके पर्सपेक्टिव में इदारे की बका के लिए और इदारे की अपनी सलामती के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो माफी मांगी जाए, क्योंकि इदारे की जो तहकीर की गई है, अगर वो तहकीर जारी रही और इसका एक प्रेसिडेंट मौजूद रहा और उसकी माफी ना हुई, तो फिर आइंदा ये बहुत से फोर्सेस को ये मौका मिल सकता है। कोई भी जत्था अच्छा मैसेज जो है वो नहीं जाएगा, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, तो इस मैसेज को तो इसलिए वो इदारे की मजबूरी है। इदारा यही कहता है कि आप अपने प्रोसेस में जाएं, पॉलिटिकल प्रोसेस पूरा करें। ये जो आप तरीकाकार इख्तियार करते हैं, खास तौर पर जो आपने जो अस्करी इदारों को अपना जो तख्ता मश्क बनाया हुआ है, इसकी तरफ मत आए। आप अपना काम करें, आप आपस में एक दूसरे के ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगाएं, लेकिन हमें इस मामले में ना धकेलें। और आप ये देखिए कि वो इदारा कहता है हम अपोलिटिकल है, अपोलिटिकल, और PTI कहती है नहीं आप पॉलिटिकल हैं। ये जो तरीकाकार है कि सियासी जमातें खुद जब उनको खींच कर अंदर लाती हैं, तो फिर ये शिकवा करना बनता नहीं है कि जी वो पावर है या ये पावर है। भाई पावर उनके पास है या नहीं है, आपका काम ये है कि आप पार्लिमानी सियासत को फरोग दें। सियासतदान आपस में वो ताकत जो अभी जिस तरह सियासतदानों ने कहा कि हमने अदालत से वो वापस ले ली ताकत जो किसी वक्त में अदालत के पास चली गई हुई थी, तो भाई अगर किसी और के पास ताकत है तो आप अपने आप को मिलजुल कर इत्तेहाद पैदा करके एक साथ बैठकर पार्लिमानी तरीके से वो पावर अपने पास वापस वो क्या चीज है, वो क्या चीज है जो PTI को इस मिलजुल कर ये सारा मामला जो है तय करने से रोक रही है, दीगर सियासी जमातों के करीब होने से रोक रही है? क्या वजह है, क्या रीजंस हैं, इस पे हम बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे PTI की, जिसने कारकुनों को एहतजाज की लाइन पर लगाने के बाद अपनी लाइन जो है वो तब्दील कर दी है, एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। फाइनल कॉल के बजाय PTI ने अब मुज़ाकरात का फाइनल राउंड खेलना शुरू कर दिया है। डट के खड़े रहने वाले कप्तान के लिए एहतजाज अब कड़ा इम्तिहान बनता दिखाई देता है, क्योंकि बानी PTI ने एहतजाज पर हिकमत अमली के बजाय मुज़ाकरात पर हिकमत अमली बना ली है। बानी PTI ने जुमेरात तक टीम को मुज़ाकरात का अल्टीमेटम भी दे रखा है और PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ये कहते हैं कि एहतजाज के बाद भी हल जो है वो मुज़ाकरात ही में है। तो नैयर अली साहिबा पे मुझे बता दीजिए कि ये फिर इतना ज़ोर और ये 24 तारीख की अनाउंसमेंट और ये सारा, तो फिर पहले क्यों नहीं मुज़ाकरात जो है वो कर लिएगा? देखिए, मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तो आसमा हमा वक्त चलती है, या सॉरी हम ये कहें कि जो एहतजाज की कॉल है ये भी मुज़ाकरात की कोशिश ही है।
जी बिल्कुल, वो बच्चा रो रहा है कि हमारी तरफ तवज्जो दी जाए। और मुझे ये लगता है कि ये कोई ऐसी पहली कोशिश नहीं है, कोशिशें रोज़े अव्वल से चल रही हैं। और ये कोशिशें जिनको मनाने के लिए और जिनके तवज्जो हासिल करने के लिए जो है वो की जा रही हैं, उनके लिए आपने गुज़श्ता रोज़ भी एक बयान सुना होगा कि हम जो है वो मुज़ाकरात उनसे करेंगे जो ताकत का असल सरचश्मा है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहते, तो फिर आप ताकत के असल सरचश्मे के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और वहाँ से ये जो कहा जा रहा है कि जी ढील मिल गई, CBM वाली बात ठीक है, वहाँ की हद तक हम कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा जो है वो रास्ता एक खोला गया है कि एटलीस्ट वो सांस ले सकें। लेकिन अगर ये कहा जाए कि फुल फ्लैज मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं या फुल फ्लैज अब आगे कुछ जो है वो उनको रोशनी की किरण दिखाई दे गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एक बात जो है वो धरने के हवाले से हम कर रहे थे, तो मजमूई तौर पर PTI के अपने अंदर भी जो है वो नहीं है कि जी अगर 25 तारीख को धरने के लिए सारे जमा होने की बात करते हैं, तो PTI की अपनी अब जो पार्टी है ना, उसके अंदर 2 से 3 आरा मौजूद हैं और कोई भी राज़ी नहीं है 100% इस मकसद के लिए। और फिर एक जो बुशरा बीबी का अभी हालिया जो एक फौरी तौर पर पेशावर जाने के बाद जो उनकी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं मुबैना तौर पर, और जो चीज़ें सामने आई हैं और जिस अंदाज़ में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उस हवाले से भी काफ़ी जो है वो पार्टी के अंदर एक तशवीश की लहर मौजूद है। और उसके बाद अब क्या ये धरना जो है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये अगर होगा भी तो आप देख लें अभी तक जितनी भी इस तरह की कॉल्स हुई हैं वो सब एक आध रोज़ पहले जो है वो सबोताज हुई हैं। और उसकी बहुत सारी वजूहात थी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कुछ होने देगी, जबकि अज़मा गुलजैन जो है वो गुज़श्ता रोज़ एक जो बयान दिया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कह रही थी कि दहशतगर्दी को जिस तरह से कुचला जाता है और दहशतगर्दों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, वैसे जो है वो जब कोई आएगा इस्लामाबाद की तरफ तो फिर उसको ट्रीट किया जाएगा। हम बात करेंगे नैयर साहिबा हाजी के प्रोग्राम में कि जो हिकमत अमली अपनाई गई है और ख़ास तौर पर ये जो PTI कर रही है शरासत, PTI की जानिब से जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह से 2-2, 3-3 लाख रुपए बांटे हैं MNAs में, MPAs ने, बहुत चाइल्डिश सा नहीं दिखता ये बिहेवियर कि आप कह रहे हैं कि 5,000 बंदा लेके आएँ, 10,000 बंदा लेके आएँ और फिर आप एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें कहते हैं एले पढ़ 3 लाख थे, एले पढ़ 2 लाख तो ले आओ इतना बंदा, मतलब व्हाट इज दिस? चलें अपनी जेब से दे रहे हैं ना, लोगों के हकूक पे डाका मार के तो सरकारी खजाने से तो मीडिया सेल जिस तरह चलाते रहे हैं उस तरह तो नहीं दे रही है। नहीं तो मीडिया सेल तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से सरकार के खजाने से KPK में पैसे लगाए गए वो भी सारी रिपोर्ट्स तो यहाँ पे सबको वो भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसका मीडिया सेल खुला रहा, किसका सोशल मीडिया सेल यहाँ पे कहाँ से चलता रहा, वो रियलिटीज भी है। दूसरी बात मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा, सारा शोर क्या PTI के लिए है या सारे यूटर्न जो है वो उन्हीं के वोटर्स के ऊपर फॉल करते हैं, या इससे पहले मुझे क्यों निकाला? और जो पुराने शोर हैं, क्या PMLN की मीटिंग में आज तक किसी बड़े से बड़े लीडर की जरूरत है कि वो बैठ के नवाज शरीफ के डिसीजन के ऊपर कोई बात कर सके? सबको पता है कि ताकत का सरचश्मा इस मुल्क में क्या है और क्या कुछ नहीं है। सो कमिंग बैक अगेन, अगर PTI ये बात कर रही है तो उन्हें निकालने में किसका रोल था सबको पता है। उनके ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं वो किसको हो रहे हैं? गवर्नमेंट एक इट्स अ पपेट गवर्नमेंट, एवरीवन नोज कि वो किसकी डायरेक्शन पे क्या चल रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि अगर कहीं PTI के साथ असल ताकतों के मुज़ाकरात सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद ये कहीं पे स्टैंड नहीं करेंगे। और जिस तरह काशिफ ने बात की, अगली बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी है और PTI उसका साथ होगी अगर मामला सेटल हो जाते हैं। और जिस तरह उनके मामला चल रहे हैं, नजर आ रहा है कि आने वाले दौर में पीपल्स पार्टी अपना इंडिविजुअल स्टैंड PMLN से हट के लेगी। कमिंग ऑन दोस लाइंस जो आपने बात की, देखें उस पर PTI ने स्टेट स्टांस दे दिया है कि अली अमीन गंडापुर अपनी जेब से दे रहे हैं। मैं आपको एक गुजारिश करूं, हर जगह पे हर बड़े प्रोटेस्ट पे हर जमात के MP MNAs को टास्क दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है लोग लेके आए, ये कोई नया चीज नहीं हो रही। उनकी जिम्मेदारी होती है, वो लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उन्होंने लोगों को लेके आना होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए अरेंजमेंट करे। दूसरी बात कि PTI ने बाकायदा तौर पे अपने ट्वीट्स में वेबसाइट भी डिक्लेयर कर दी और वो मेंशन कर रहे हैं कि 1.5 साल से हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं एंड दे आर सीकिंग पीपल सपोर्ट। मुझे नहीं पता उसमें कितने पैसे आ रहे हैं, क्या कुछ नहीं, बट दे आर सीकिंग पीपल सपोर्ट। PTI वो वाहिद पार्टी है जो आज तक भुगत रही है कि उन्होंने अपने सारे के सारे अकाउंट्स शो किए इलेक्शन कमीशन को, इवन कि उसमें क्या है। कोई और पार्टी मुझे बता दें जो सवाए रजिस्टर के लिखने के अलावा कोई जमा कराती हो कि हमारे पास पैसे या फंडिंग कहां से आ रहे हैं। तो हर चीज खाली PTI के लिए नहीं है। आज वो ज़ेर ताब है, कोई बात नहीं, कल को अगर उनके मामला सेटल हो जाएंगे तो दे विल बी अगेन इन द गवर्नमेंट, बट दिस इज अ लेसन अगेन व्हिच वी हैव टू लर्न कि हमने किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है। नौशाद साहब, आप मुझे बताइएगा, पंजाब की अभी बात की है इन्होंने,
बहुत सारे पंजाब के जो लोग हैं इसके पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनका कहना ये है कि जी सारी की सारी तवज्जो जो है अभी भी केपीके के ऊपर ही दिखाई देती है। पंजाब वालों को उस तरह से ना तो कोई क्लियर हिदायत दी गई हैं, ना कोई वाज़ेह हिकमत अमली है। आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हो रही है, वर्कर्स के साथ भी इसी तरह का बर्ताव है पीटीआई के अंदर? देखिए, पंजाब का प्रॉब्लम यह है कि पंजाब में इस वक्त क़यादत जो है वो उस तरह से सामने है ही नहीं कि आप ये कह सकें कि कोई उनकी कोई तंजीम इस तरह से काम कर रही हो कि जिसमें जो पैगाम रसानी है वो प्रॉपर हो जाए और फिर उसके बाद जो है वो लोग उसको रिस्पॉन्ड करने की भी पोजीशन में हमाद अज़हर साहब भी बस ट्वीट्स ही कर रहे हैं सर। जी, वो अब देखिए ना, एक क़यादत वो है जो बैठकर मामला तय करती है, एक क़यादत वो है जो पावर में हो, यानी जैसे सीएम केपीके हैं और पंजाब में चूंकि वो एक तो उनके पास हुकूमत नहीं है और दूसरा ये है कि वो जिस अताब का शिकार हैं उसमें वो सारे तितर बितर हुए हैं, उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। वो खुद अरेस्ट ना हो जाए, सामने भी नहीं आ सकते, गिरफ्तारियों के मसाइल होते हैं, चीजें होती हैं, उन्होंने किसी तरह जान छुड़ानी है। मुझे शिराज साहब ने बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, 2-3 वो बड़ी मजे की हैं। शऊर की बात जो होती है वो किसी पुराने या नई की नहीं होती, शऊर होता है जब भी आए, जिसके लिए भी आए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, पपेट गवर्नमेंट की क्या बात करते हैं जनाब। ये गवर्नमेंट तो आज भी मुंह से तस्लीम नहीं करेगी वो पपेट है। आपके तो बानी तरीके इंसाफ जो थे वो तो कहते थे जनाब मुझे ये एजेंसी के बंदे की जरूरत है बिल पास कराने के लिए। आप किस पपेट गवर्नमेंट की बात करते हैं शिराज साहब? और आप कौन से जो वो बातें कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया सेल थे, जिन क्या केपीके के लोगों को उन सोशल मीडिया सेल से पैसे नहीं, वो तो बकायदा पेड मुलाजिम थे भाई मेरे। तो ये तो कहने की बातें हैं, ये इन बहसों में जाने का कोई फायदा नहीं। अभी आपने एक बात कही, मैं सिर्फ शऊर की बात कर रहा था। पैसे दे रहे हैं जेब से, और भाई जेब से देने होते तो सियासतदान बनता भाई, कोई भी किसी भी जमात का। ये आपका जेब से देने वाला सियासतदान हो ही नहीं सकता। आपको किसने कहा है? इमरान खान साहब ने आज तक 1 रुपया कभी जेब से नहीं लगाया किसी के ऊपर, अपने ऊपर भी नहीं लगाया। उनके खर्चे भी जो है वो दुनिया उठाती है, एटीएम से लेकर सारे किस्से मशहूर हैं। तो जेब से पैसे कोई नहीं देता सियासतदान भाई मेरे। ये जो पिछले धरने की बात हो रही थी, इसके भी 85 करोड़ का खर्चा जो है उसकी बातें खबरें आ चुकी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी जमातें नहीं करती, जमातें सभी करती होंगी, लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम कहां आता है? प्रॉब्लम ये आता है जो यार्ड स्टिक आप लोगों ने तय कर रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने, वो उस पर पूरा नहीं उतरते। वो जब जरूरत पड़ती है तो वो बाकी दीगर जमातों से भी 2 हाथ आगे चले जाते हैं इन सारे मामलात के अंदर। लेकिन दावा उनका ये है कि वो जो है ना शुरू होते हैं, वो मैं नहीं कहना चाहता, मैं कोई इस तरह की कोई आयत या कोई वो कोट नहीं करना चाहता, मुनासिब नहीं लगता, मैं इस्लामी टच नहीं देना चाहता। तो बात ये है कि इस्लामी टच तो हर जगह मौजूद है, ये तो वो करते ही हैं भाई। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ ये है, कहा सिर्फ ये जाता है कि आप उसी तरह सियासत करें जिस तरह दीगर लोग सियासत कर रहे हैं। आप जो है वो कोई जो फरिश्ते बन के कोशिश ना करें लोगों को दिखाने की, या ऐसे दावे ना करें कि जी कोई फरिश्ते जो हैं वो आसमान से उतरे थे और वो पाकिस्तान में सियासत करने आए हैं, बाकी सारे जो थे वो चोर थे। एक भी चोर 70 सालों में आप साबित कर नहीं सके। 20 साल आप लोगों को पढ़ाया गया कि जी ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, और वो सारे के सारे चोर जो है वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं। ये जो जिनको आज चोर का बताना जा रहा है, ये भी कल असेंबलियों में दोबारा बैठे होंगे। सो इसलिए ये जो चोर चोर का नारा है, इन चीजों ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं जो बात कहता हूं वो ये है भाई मेरे कि ये करप्शन और इसके नारे, नवाज शरीफ साहब ने भी एहतसाब कमीशन बनाया, क्या निकाल दिया? आज तक उसमें से क्या निकला था? मां सिवाय इसके कि जिसको बनाया था और जो आउट ऑफ द वे जाके जो कुछ करने की कोशिश कर रहा था, वो आज तक पाकिस्तान में दोबारा नहीं आ सका। सो बात यह है कि इसका कोई फायदा नहीं है। सियासी जमातों को ये बात समझनी चाहिए कि सियासत के तौर तरीके क्या होंगे। सियासी जमातों को भी ये बात समझनी चाहिए। तय करने के बाद एक मखसूस अंदाज में गेम करें, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, पागल ना बनाएं, इससे कुछ निकलता नहीं है। मैं बिल्कुल लोगों ही की बात करना चाहती थी नौशाद साहब। अभी जो आपने बात की ना कि अगर कोई ये समझता है कि हम लोगों को ये बताएं कि जी हम सियासत में इसलिए आए थे कि अपनी जेब से खर्चा करें, तो मैं चाहूंगी कि इस पे काशिफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर कमेंट करें। पीटीआई में काशिफ साहब बहुत सारे लोग जो उनके चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करते हैं बानी पीटीआई से प्यार करते हैं, वो ये समझते हैं कि बानी पीटीआई सिर्फ और सिर्फ उनकी जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये भी ज़रूर चाहूँगी कि आप उस पर भी कमेंट करें। ये जो सारी चीज़ें गिनवाई हैं अभी नौशाद साहब ने, क्यों तो कभी खुद से अपनी ज़ात के ऊपर एक पैसा खुद से खर्च नहीं किया। देखें, सबसे पहले ना इस मुल्क के जो सियासी निज़ाम को ना वो समझने की ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर जो सियासी निज़ाम है ना, ये कुछ सियासी जमातें नहीं हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिसका एक चेयरमैन होता है, एक सीईओ होता है, फिर मुख्तलिफ एरियाज़ के जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, कंट्री मैनेजर, वो सारे होते हैं। और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने मैनेजर्स को कहती है कि आपने ये टारगेट अचीव करना है। अब इस सारी इंटरप्रिटेशन को जेहन में रख के अब आप देख लें कि कोई भी सियासी जमात हो,
वो क्या कहेगी, वो अपने MNAs को या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को या एरिया प्रेसिडेंट को कहेगी कि भैया इतने इतने बंदे लेके आए, जो जितने बंदे लेके आएगा उसको उतना बेनिफिट होगा, यानी कि जो जितना बिजनेस करेगा उसको उतना बेनिफिट कंपनी देगी। अच्छा, जिसने कंपनी के चेयरमैन या CEO की बात नहीं माननी वो फारग हो जाएगा। और ये ऐसी लिमिटेड कंपनीज हैं कि जो चेयरमैन ने कंपनी बनाई होती है वो अपनी हयात में अपने शेयर्स, अपनी कुर्सी, अपनी चेयरमैनशिप जो सी वो अपने बच्चों के नाम मुंतकिल करता है। एक तो बात ये समझ लीजिए। और ये सारा पाकिस्तान में जो जमहूरियत के नाम के ऊपर एक डुगडुगी बजाई जा रही है ना, ये कोई जमहूरी पहलवान नहीं है। सब ने अपनी एक लाइन ली हुई है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर ये सारे जमहूरी पहलवान आइन के पासदार हैं, पार्लिमान के की पासदारी करते हैं और ये समझते हैं कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, इससे बड़ी नौसरबाजी हो ही नहीं सकती कि आप कह रहे हैं अवाम ताकत का सरचश्मा है और फिर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात हम उनसे करेंगे जिनके पास असल ताकत है। भाई किसी एक बात पे तो खड़े हो जाएं आप। अच्छा, अब अगर ये सारे मिल के आज एक बात पे इकट्ठे हो जाए समेत PTI के सारे कि जी हम अपने अदवार में बलदियाती इंतखाबात करवाएंगे, आप देखें कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलना शुरू होती हैं। कभी नहीं करवाएंगे बलदियाती इलेक्शन। इस्लामाबाद के अंदर 4 दफ़ा इलेक्शन इस हुकूमत ने चेंज करवाए हैं, जो मौजूदा हुकूमत बैठी हुई है। क्यों? इसलिए कि उनको पता है हम जीत ही नहीं सकते, हमारे MNS की पावर कम हो जाएगी, उधर डेरे पे लोग आने बंद हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी आइडियल सिस्टम में नहीं है। अगर आप कहें कि जी वो अच्छा अब इन्वेस्टरों की बात कर लें, किस सियासी जमात के पास इन्वेस्टर नहीं है? क्या जरदारी साहब के पास इन्वेस्टर नहीं है? इस पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े इन्वेस्टर तो किबला मलिक रियाज साहब है। हर हुकूमत में उनकी कोई ना कोई कहानी समझ आ जाती है। 190 मिलियन पाउंड भी उन्हीं का है। किस पार्टी के अंदर उनके मरूने मिन्नत लोग नहीं बैठे हुए? वो भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अच्छा, अब बानी चेयरमैन का पहले दिन से एक मॉडल है कि मैंने पल्ले से कुछ नहीं लगाना, मैंने एक ऐसा मॉडल तरतीब देना है कि लोग पैसे दें और मैं सिस्टम को लेके चलूं। अब उनका आर्गूमेंट यह है कि हमने अवाम को बड़ा शऊर दे दिया। जिस वक्त आज ये कह रहे हैं कि जी इदारे एपॉलिटिकल हो जाए, इदारे सियासत से अलहदा हो जाए, और वही बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि तारीख के सबसे आइडियल ताल्लुकात है आज रियासत पाकिस्तान के इदारों के और हुकूमत पाकिस्तान के इदारों के। फिर बाद में कहा जी बाजवा साहब ने हमें ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। आज तक नहीं कहा कि फैज़ साहब ने हमें डिच किया, फैज़ साहब ने हमें ख़राब किया, आज तक नहीं कहेंगे ये। सो हर सियासतदान जो लीडर होता है ना, वो ये देखता है कि मैंने अवाम को किस तरीके से अपने पीछे लगाना है। भले आप वोट को इज्जत दो का नारा लगाएं, भले आप किसी और चीज का नारा लगाएं, भले आप पार्लिमान का, भले बानी तहरीक इंसाफ गए शऊर का। ये सारी नौसरबाजी है, इसमें जमहूरियत कहीं नहीं है। मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊंगी, आई नो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले आप दोनों साहिबान ने इतना कुछ कह दिया है कि मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत कुछ जो है ना वो शराज साहब कहना चाह रहे हैं। शराज साहब, पहले ये जो इतनी बातें आपने इतने तहम्मुल से सुनी है, अब इनका जवाब तो दीजिए। देखिए, मैं पहले तो निशाद जो डायरेक्टली मेरा चेयरमैन जो मेरी पार्टी कह रहा है ना, तो कम से कम उसको क्लैरिफाई करें। आप तो जर्नलिस्ट हैं और मेरे साथ आपने इतना काम किया है। मैं वैसे कहता हूं, मतलब कहते हुए बोल जाता हूं कि आई एग्री, आई एम नॉट टेकिंग इट एज एन ऑफेंस, बट कपल ऑफ थिंग्स। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस सारे सिनेरियो में इमरान खान गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा गलतियां की, और अगर इमरान खान गवर्नमेंट को चलने दिया जाता तो वो अपनी मौत खुद मर रहे थे। बट उसके अंदर भी जो स्टांस था वो ये था कि नजर आ रहा था इन्हें कि वो जो तरमीम लेके आ रहे थे उसमें वो प्रेसिडेंशियल सेटअप लेके आ रहे थे, जिसमें PMLN के बच्चों का और पीपल्स पार्टी के बच्चों का पॉलिटिकल जो सिनेरियो। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी शराज साहब, आई एम रियली सॉरी। तो यानी आप ये बात मान रहे हैं कि जब PTI थी इक्तदार में तब उसने सारा का सारा जोर जो है, सारी की सारी तवज्जो जो है वो अवामी मसाइल से हटके एक जो इंतकामी सियासत है उस पर रखी। एग्जैक्टली जी। देखिए, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि जो चीजें उन्होंने गलत की वो गलत की। जो सेनेट का इलेक्शन था वो गलत था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। मगर उसके बाद जिस तरीके से उन्हें निकाला गया ना, वो भी ये इस्लामाबाद के दरो दीवार गवाह हैं कि सिंध हाउस में किसको रखा गया, मोहसिन नकवी साहब का क्या रोल था, क्या हो रहा था, और बाकी किस किस को क्या पैसे दिए और क्या हुआ। तो पॉइंट ये है कि हम एक गलत को गलत जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर वो गलत था तो ये भी गलत था, और हम इस चीज को रियलाइज करें। और बीइंग अ जर्नलिस्ट हम चारों पैनलिस्ट इस बात पे एग्री करेंगे, जो गलत था वो गलत था। आप कमिंग बैक ऑन दो साइड्स के जो ये बातें कह रहे हैं, देखें मैं फिर ये बात करता हूं कि हम उस पे आ रहे थे कि जो PTI का स्टांस है, PTI के साथ जो कुछ हुआ हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मुझे नहीं पता इससे पहले क्या हुआ, मगर पंजाब में खवातीन के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह किया गया, इवन अभी भी यू कांट बिलीव कि अभी भी जो PTI के पार्लियामेंटेरियंस हैं,
मैं हाफजाबाद के पार्लियामेंटेरियन की आपको एग्जांपल देता हूं कि ऊपर जो एमएनए और नीचे उनका भाई जो एमपी है, उनकी फसलों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो बोर्ड लगा दी, उन्हें फसलें नहीं काटने दी जाए, उन्हें नई फसलें नहीं बोने दी जा रही, उनके घरों की बिजली काट दी गई है। ये पार्लियामेंटेरियंस के साथ हम कर रहे हैं सिर्फ इस सजा पे कि उन्होंने वो अहकामात नहीं माने जो उन्हें कहा गया था 26वीं तरमीम के हवाले से। मौलाना साहब ने क्या साथ दिया था कि बंदे तोड़ लिए, कहते अगर हम ना आते तो फिर ले करना था। तो पर्पस ये है कि आपको उस हॉट स्टेटिंग को खत्म करना है। आखिरी बात, एग्जैक्टली मैं काशिफ की बात से एग्री करूंगा, लोकल बॉडीज इज द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। दुनिया में ये वो वाइज सिस्टम है जहां पे आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एम्पावर करते हैं, उनके सोल्यूशन करते हैं और लीडरशिप को इमर्ज करते हैं। सही हो हम गया। कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहे। टाइम शराज साहब मेरे पास कम है। नैयर साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। कल ये कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से, बहुत वाजे, बहुत दो टोक पैगाम। मैं चाहूंगी कि इस पे हम जरूर बात करें। आसमा, मेरा ख्याल है कि जो अभी तक गुफ्तगू हो रही है उसमें, क्योंकि अब आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बट आई हैड लॉट टू से। ये सब है, अभी एक सेगमेंट हमारा और है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। ये जो इस वक्त जो डील और डील के बीच की वो एक अजीब सी जो है जो स्ट्रिंग लटक रही है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके बीच में। एपेक्स कमेटी का अभी आपने हवाला दिया, गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ की जानिब से वाज़े दो टोक बयान दिया गया। इसी तरह के बयान जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहे हैं। जब ये धरने को लेकर जो है वो बयान आ रहे हैं तो बहुत सख्त बयान आ रहे हैं, बहुत सख्त। और ये जो बयान हैं इसी तरह के बयान आते हैं धरनों को ख़त्म करने के लिए। और अगर ये लोग कुछ भी निकलते हैं केपी से, जिस तरह से वो पहले भी उन्होंने निकलने की कोशिश की थी, तो हमारी इत्तलात ये हैं कि ये तय हो चुका है कि बहुत आहनी हाथों से उनके साथ निपटा जाएगा। लेकिन इसमें एक जो बुनियादी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि अभी हम बहुत सियासी जमातों के ऊपर बात कर रहे हैं, सियासी शऊर की बात कर रहे हैं। सियासी शऊर माजरत के साथ अगर हम इसको एक पैमाना बना लें तो उस पर कोई भी सियासी जमात पूरा नहीं उतरती। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो अपने लीडर के सामने कलमा हक कहेगी और वो कहेगी कि यार आप गलत कह रहे हैं? क्या नून लीग कह सकती है? क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है? क्या पीटीआई कह सकती है? क्या JUIF के लोग जो है वो कह सकते? कोई भी नहीं कह सकता। ये तो मैंने बड़ी पार्टीज के नाम लिए, बाकी जगह पे भी सब ऐसी माहौल है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर ये तो भूल जाएं कि इस तरह का कोई जमहूरी कल्चर जो है वो नजर आएगा कि जहां गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा, जहां सही होगा उसको सही कहा जाएगा। लेकिन एक जगह पे गलत कहा गया नैयर साहिबा, जैसे आर्मी चीफ की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो रोजाना शहादतें देकर जो गवर्नेंस की खामियां हैं उनको पूरा करें। यानी वो ये तो कह रहे हैं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि गवर्नेंस की खामियां हैं और वो फिर हम उसकी जगह कुर्बानियां दे रहे हैं। देखें केपी इस वक्त जो है वो शदीद सिक्योरिटी के जो एक लैप्स है वो वहाँ पे दिखाई देता है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पे गवर्नर जो है वो एक तरफ बैठे हुए हैं और CM साहब जो हैं गंडापुर साहब वो आए रोज़ इस्लामाबाद के चक्कर लगाते हैं। आज भी उनकी मीटिंग हुई है कोई तकरीबन 2 घंटे पर मुश्तमिल, और वहाँ पर जो है वो उनकी गुफ्तगू हुई है। तो किसी का भी फोकस अवाम नहीं है, किसी का भी फोकस जो है वो अगर गवर्नमेंट्स जो हैं जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनका अगर फोकस जो है वो सिक्योरिटी हो तो शायद बहुत सारे ऐसे मसाइल जिनकी तरफ जो है जिनकी निशानदेही जो है वो आर्मी चीफ भी कर रहे हैं, जिनकी निशानदेही हम बेचारे जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, जिनको पूरी तरह से उन निशानदेहियों की इजाजत भी नहीं है। तो ये बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन वही गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं कि नजरिए ज़रूरत के तहत सारे जो हैं वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उन पर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ 1 रात में 2 रात में 3 रात में 26वीं आईनी तरमीम भी हो जाती है, वहाँ पे 26-26 52 बिल भी पास हो जाते हैं। और ये मैं एक इस गवर्नमेंट की बात नहीं करी, पिछले 20-22 साल में पार्लियामान में हमने तो यही देखा, हमसे पहले वाले लोगों ने भी यही देखा होगा। तो जिसको जो सूट करता है वो वाला टच देता है। अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि इस्लामी टच, जिसको जो टच जिस वक्त सूट कर रहा होता है पॉलिटिकल पार्टी को, वो वाला टच देता है और अपना मुद्दा जो है वो हल कर। लेकिन अब अवाम को, अब जब आप शऊर की बात कर रही हैं तो अवाम को शऊर जो है, अवाम तो बस नाम इस्तेमाल किया जाता है, अवाम तो बस जो है ना वो आप तमाम साहिबान ने बात कर ली। और वो किसी शायर का जो एक मिसरा है, शायद मिसरा भी पूरा नहीं है, वो ये है कि मेरी बात बीच में रह गई, तो नौशाद साहब जो है ना उनकी बात बीच में ही रह गई है, लेकिन वो बात हम सुनेंगे जरूर। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब हम चलेंगे नौशाद साहब आपकी तरफ आएंगे। हम डायरेक्टली क्या कहना चाह रहे थे, आपने गुफ्तगू जब हमारे पैनलिस्ट की सुनी तो आप बड़े बेताब थे कुछ फरमाने के लिए। देखो उस वक्त काशिफ साहब बोल रहे थे तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो मेहर बुखारी साहिबा के साथ बात कर रहे थे इमरान खान साहब, और वो कह रहे थे कि मैं हुकूमत में आया और मुझे आर्मी चीफ ने काम ना करने दिया तो ये मेरी गलती होगी, ये आर्मी चीफ की कोई गलती नहीं होगी। तो इसलिए ये जो बातें हैं ना, ये कह देना बड़ा आसान है,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप वो दावे और वो बातें करते हैं जो आपने प्रैक्टिकली, जिनको चूंकि आपने इंप्लीमेंट करके कभी देखा नहीं था, आपको पता नहीं था, इसलिए आपने बहुत बड़े बड़े बुलंदबान दावे कर दिए, और दावे फिर जब वो पूरे नहीं हुए तो फिर आपको यू टर्न लेने पड़े। अब मसला ये है कि अब बात हम जिस तरफ चल पड़े हैं, बहस जिस तरफ चली गई है, ये बात दुरुस्त है। तमाम सियासी जमातों के अंदर जमहूरी कल्चर नहीं है, हाँ। किसी भी जमात में नहीं है। हमारे यहाँ जो जैसे कहते हैं पर्सन लेड जमातें हैं, हमारे यहाँ लीडर के पीछे चलते हैं। हमारे यहाँ सियासी जमातों में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, वो नून लीग में भी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी में भी नहीं है। और ये भी बात दुरुस्त है कि ये इंटरप्राइजेस की तरह काम करते हैं, ये भी दुरुस्त है कि ये एसेट्स आगे ट्रांसफर करते हैं। मेरा मुद्दा और मेरी बहस सिर्फ ये है कि ये इस मामले से आप निकल कैसे सकते हैं। निकलने का सिर्फ यही तरीका है कि आप मिल बैठकर पहले रूल्स एंड रेगुलेशन तय करें। आप जो खेल खेलते हैं आपस में, कभी एक बंदा जो अंपायर की उंगली की तरफ देखना शुरू करता है, दूसरा जो अंपायर के साथ मिली भगत कर लेता है, तीसरा अंपायर की जो मुशगाफी है उसको बर्दाश्त करता है। इससे बेहतर ये है अंपायर कि चेंज पहले कर आप लें। रूल्स एंड रेगुलेशन तय करें, तय करके अपने खेल का रूल रेगुलेशन तय हो जाए, तो फिर आप जो है ना खेल के मैदान में उतरे। सॉरी, मैं ठीक सुन नहीं हो पाया गया। आपने कुछ कहा। नहीं नहीं जी, मैंने कुछ नहीं कहा। वो गलती से उनके मुंह बस से हाँ, निकल गया था। कुछ बात है। मैं तो असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफ की बात करना चाह रही थी, जो बहुत ज्यादा जो है वो जी, जी। बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, ओहदों की तकसीम है, आईनी तरमीम है, हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर बिलावल जरदारी जो हैं कुछ हमें खफा दिखाई देते हैं नून लीग से। लेकिन अब तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एक कमेटी भी उन्होंने तश्कील दे दी है जो वफाक से बातचीत करेगी और मामलात हल करने में किरदार अपना निभाएगी। नैयर साहिबा, मैं आपकी जानिब आना चाह रही हूँ। आपको लगता है कि जो कमेटी बनाई गई है ये वाक़तन जो किरदार निभाने का उसको कहा गया है वो किरदार निभाएगी और उसको तस्लीम किया जाएगा नून लीग की जानिब से? क्योंकि नून लीग तो बहुत सारे महाज़ों पर लड़ रही है ना इस वक्त। देखिए, कमेटियाँ बनती रहती हैं और मुझे हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की एक बात याद आती है। हम अक्सर जो है वो कैफेटेरिया में बैठे होते थे, तो चुटकुलों की वजह से मशहूर है अपने। तो हमने इनसे पूछा कि ये एक और कमेटी बन गई है तो अब इसका क्या होगा। तो वो कहते हैं कि कमेटी का मतलब समझती हैं अभी भी? मैंने कहा जी बताएं। तो कहते हैं कमेटी मतलब काम मिट्टी। तो जो कमेटियों में मामला चला जाता है वो काम मिट्टी हो जाता है। लेकिन ये एक और कमेटी बनी है और ये कमेटी जो है ये अब ये है कि दोनों जो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये कमेटी बन गई है। लेकिन मैं आपको मजमूई तौर पे बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो काफ़ी दिनों से नाराज़ हैं। ये अभी की बात नहीं है। जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद से ये गिले शिकवे से शुरू हो गए थे। और ख़ास तौर पे जब ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला शुरू हुआ था, तो उस वक्त ये जो है वो इख्तिलाफात ज़ोर पकड़ गए थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कमेटी जो है ये कोशिश करेगी, क्योंकि इससे पहले पंजाब की कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलग से काम कर रही है, एक मरकज़ की कमेटी अलग से काम कर रही है, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी की बीट भी देखती हूँ। तो ये सारी जो कमेटियां हैं ये पैरेलल काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक से अभी कमेटी बनी है और इससे पहले जो है वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे या इससे पहले कोई इख्तिलाफात नहीं थे, इससे पहले कोई जो है वो हुकूमत के साथ बातचीत नहीं हो रही थी। मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। बिलावल तो फिर मान क्यों नहीं ली जाती चीजें? नहीं है साहिबा, फिर मान लेना मुतालिबात अगर बातचीत हो अपने रही है अपने पहले। मफादात हैं आसमा। ये मामला जो है ये मान लेने का और रूठ जाने का नहीं है। अब मसला ये है कि बिलावल साहब अगर माने थे उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पर, तो उनके कुछ अपने मफादात थे, उनकी कुछ अपनी जो हैं वो जिसका वो मुसलसल जो है वो हवाला भी देते रहे हैं कि वो जो जुडिशल कमीशन है, वो जो आईनी बेंचेस हैं, उनके हवाले से जो है वो उनका अपना एक जो है वो मुद्दा मौजूद था, जिसकी वजह से वो हुकूमत के साथ बैठे थे और उन्होंने अपनी सारी बातें मनवाई हैं। ये जिनका ख्याल है कि जी ये अचानक से दोनों जमातें बैठी और हो गई, मौलाना फजल रहमान जो उनके नुकात थे वो उन्होंने मनवाए और वो बिल्स जो कि 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं थे वो बिल्स अलग से पास कराए गए हैं। ऐसे बहुत सारे बिल हैं। मदरसों वाला बिल जो है उसमें एक मौजूद है। तो वो तमाम जमातें जो उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के वक्त साथ बैठी, उन्होंने अपने अपने मफादात और अपने अपने नजरिए ज़रूरत की तस्कीन के बाद जो है वो आगे बढ़े। और ये जो कमेटी है आसमा, ये कमेटी भी ऐसा ही होगा, कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद के ऊपर जो है वो अब क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट्स और बहुत अहम मामलात जो हैं वो मौजूद हैं और मुसावी जो नुमाइंदगी का एक फार्मूला जो है वो बिलावल जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो मुसावी ये है कि हमें भी बराबर की जो है वो नुमाइंदगी दें, सिर्फ आप ना रखें। तो जब दोनों को बराबर की जो है वो डिमांड्स पूरी हो जाएंगी तो ये कमेटियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं ये आगे इसी तरह से चलती शराज सर, पीपल्स पार्टी की बेनिफिट में है कि वो इस वक्त अगर पीएमएलएन के साथ अपनी राहें जुदा करे या कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैसेज दे तो उन्हें नजर आ रहा है कि आगे वो बेनिफिशरी हैं। नौशाद ने बात की कि कोई ज़ाब्ता अखलाक तय होना चाहिए। मिसाक़े जमहूरियत एक ज़ाब्ता अखलाक तय हो गया था जिसमें बड़ा क्लियरली एक पॉइंट भी था कि इक़्तिदार का हिस्सा बनने के लिए किसी एम्पायर की मदद नहीं ली जाएगी।
मगर हमें नजर आया कि आज तक इक़्तिदार का हिस्सा बनने के लिए दोनों जमातों ने एम्पायर की मदद ही ली, बल्कि तीसरी ने भी उसी की सब मदद वहीं ली। की लेते सो हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब एक ज़ाब्ता अखलाक बन गया तो फिर सबको उसको फॉलो करना चाहिए था, नहीं किया गया। अब सिचुएशन है, मैं अगर पंजाब की बात करूँ, आई जस्ट मेट गवर्नर, बहुत रिजर्वेशन है और ये माइनर रिजर्वेशन है। आप इमेजिन करें चेयरमैन सेनेट की रिजर्वेशन पे, सिफारिश पे पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसमें सीएम साहिबा ने मुल्तान में एक पोस्टिंग नहीं की, उनका हर बंदा, हर एमपीए, हर चीज़ आगे गवर्नर को कंप्लेन करता है। गवर्नर वो बात आगे बिलावल भुट्टो जरदारी तक पहुंचा रहे हैं कि पंजाब में हम कहीं पे भी अपने वर्कर्स को, मैं बैसियत गवर्नर भी उन्हें ना कोई रिलीफ पहुंचा चाह रहा हूं, ना कहीं उन्हें हेल्प आउट करना चाह रहा हूं, बल्कि जो डायरेक्शंस मैं अगर कहीं ना कहीं देता हूं गवर्नमेंट को एज ए वफाक का नुमाइंदा, तो वो उसको भी फारिग कर देते हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की थी, जिसमें गवर्नर की एक भी सिफारिश नहीं मानी गई और टेक्निकल तरीके से उन्हें नॉकआउट किया गया। सेम गोज ओवर देयर इन मल्टीपल थिंग्स। और नैयर साहिबा की बात से एग्री करूंगा कि जितने भी इसमें 26वीं आईनी तरमीम में जितने भी लोगों ने इस हमाम में अपने हाथ धोए हैं ना, सब ने बेनिफिट लिए हैं और सब ने कहीं ना कहीं बार्गेन किया है। हाँ, मगर सिचुएशन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट किसी सूरत विलिंग नहीं है, वो पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहती है, वफाक में भी और पंजाब में भी, मगर उनके काम नहीं करना चाहती और वो ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा खुद मुख्तार कर रही है, ना वो अपने एमपीएस के काम नहीं कर रही, तो पीपल्स पार्टी तो फिर दूर की बात है। ठीक है, लास्ट 2 मिनट से हमारे पास काशिफ साहब, मैं चाहूंगी कि आप इस पे जरूर कमेंट कीजिए। देखें, एक बात तो तय है कि मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब की सीएम है, उनके साथ जितनी ब्यूरोक्रेसी मेन स्लॉट पे काम कर रही है, वो सारी ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ साहब की इंस्टॉल करता है। चेक कर लीजिए, सारी टेस्टेड क्लियर शहबाज शरीफ साहब की ब्यूरोक्रेसी है। और शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे फेडरल और सूबाई ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने वाली एक शख्सियत है। कौन? उनका नाम है आहद चीमा साहब। आहद चीमा साहब सारी ब्यूरोक्रेसी को इंस्टॉल करते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं, देखते हैं, चीज़ें करते हैं, ये सारा चीज़ मामला है वो। और ये जो बात शराज साहब कर रहे हैं, जो चीज़ें कह रहे हैं कि इंस्टॉलेशन नहीं हो रही या ब्यूरोक्रेट नहीं ट्रांसफ़र हो रहे, चीज़ें काम नहीं हो रही, वो बेसिकली मामला पंजाब से ज़्यादा फेडरल में एड्रेस होने का है। सो इसीलिए मैंने कल आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये शीन और बे की लड़ाई शुरू हो गई है। इसको ठंडा करने के लिए राजा परवेज़ शरीफ साहब को की सरबराही में कमेटी बनाई गई है और राजा परवेज़ शरीफ साहब जो से हैं वो रास्ता बनाना जानते हैं, बड़ा रास्ता बनाने के माहिर हैं और वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के चीज़ों का एमके भी सेटल डाउन कर जाएंगे। मामला ये है कि एक ज़िला है मुल्तान जिसमें गिलानी साहब के बरखुरदार जीते हुए हैं, ज़िला उनके पास है, वो चाहते हैं कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हमारे कहने पे लगा दें ताकि हम अपने लोगों को आसूदा कर सकें। अब एक मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की सारी सीटें पीपल्स पार्टी के पास है, नून लीग वहाँ पे नहीं है, वो कहती है हम अपनी सीटें कैसे लेके जाएं। ये सियासी गेम है, सियासी मामला है, ये ऐसा यूं ही चलेंगे। लेकिन असल इशू ये है कि आप अगर हर चीज आपकी माननी शुरू हो जाएंगे तो फिर हुकूमत वो चला नहीं पाएंगे। ठीक हो गया, So, ठीक हो गया। आखिरी काशिफ बात साहब- आपको बता दूं, जी, जी। नून और पीपल्स पार्टी ये उस वक्त तक साथ चलेंगे जब तक पीटीआई सिक्का बंद तरीके से पीपल्स पार्टी को अपना मैंडेट नहीं दे देती और पीटीआई उस वक्त तक सिक्का बंद मैंडेट नहीं देगी जिनके कहने खत्म पे हो गया, वो काशिफ एमएनएस साहब। जीत के आए हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। मोहम्मद नौशाद अली साहब, आपका शुक्रिया। शराज हसनात साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस्लामाबाद में मौजूद हैं इनफैक्ट आप, लेकिन आप शो में थे आज। बहुत शुक्रिया आपका। नैयर अली साहब, आपने टाइम निकाला, सीनियर सहाफ़ी आप, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में मौजूद रहीं। लेकिन कल दोबारा आपसे इसी प्रोग्राम में मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के